विषण ज्ञान। आज की इस क्लास में बच्चों हम मुताला करेंगे हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 8 का, जिसका उन्वान है वह सुबह कभी तो आएगी। बच्चों ये सबक भोपाल की गैस त्रासदी के ऊपर बना हुआ है, गैस हादसे के ऊपर बना हुआ है। आपको पता होना चाहिए बच्चों, मध्य प्रदेश जो हमारा हिंदुस्तान का एक सूबा है, इसका एक शहर है भोपाल, और बहुत अच्छा शहर है, बहुत खूबसूरत शहर है। लेकिन 2 दिसंबर और 3 दिसंबर की 1984 की दरमियानी रात को इस शहर में एक ऐसा हादसा हुआ कि जिसने इस शहर को और इस शहर वालों को ऐसा ज़ख्म दिया कि ये ज़िंदगी भर नहीं भूल पाए, और आज तक सालों निकल जाने के बाद भी उस हादसे से नहीं उबर पाए हैं। बच्चों 2 दिसंबर और 3 दिसंबर की रात को यूनियन कार्बाइड का एक कारखाना था, जहां से जहरीली गैस निकली बाहर, और जो सोते हुए लोग हैं उनको, सोते हुए लोगों को हमेशा के लिए सुला दिया, हमेशा के लिए मौत के मुंह में डाल दिया। इसके बाद जो इस हादसे से बच गए लोग, जो मर गए वो तो मर गए, लेकिन जो बच गए उनकी भी ज़िंदगी बहुत अच्छी नहीं थी बच्चों। वो भी मरे बराबर ही थे, उनकी भी ज़िंदगी ख़राब हो गई। कोई अपाहिज हो गया, उनके जिस्म में कई तरह के अयूब पैदा हो गए, तरह तरह की परेशानियों का, मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा। गरज जो वो रात थी, उस रात के बाद उस रात को काटना इतना मुश्किल हो गया कि हर कोई ये दुआ करता था कि वो सुबह कभी तो आएगी। पूरी रात काटना लंबा पड़ गया था, रात भर उस गैस का हादसा चलता रहा, साना चलता रहा, और लोग अपनी जानों से जाते रहे। आज हम हमारे इस सबक के अंदर उसी गैस हादसे की एक सच्ची कहानी पढ़ेंगे कि उस गैस हादसे से मुतासिर एक परिवार के हालात आपको बताए गए हैं कि किस तरह के हालात उस परिवार के साथ हो गए थे। उस गैस सानहे ने उनके ऊपर किस तरह से उनकी ज़िंदगी बदल दी और किस तरह से उनको रहने के लिए मजबूर कर दिया। तो हम शुरू करते हैं हमारा सबक, वो सुबह कभी तो आएगी। बच्चों सबक वो सुबह कभी तो आएगी को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हम जो सानहा था और उसकी कहानी है सलमा की, वो पढ़ेंगे, उसके घर वालों के हालात देखेंगे, और उसके बाद दूसरे हिस्से के जब हमारा आएगा उसके अंदर हम हमारी दरसी किताब में दिए गए सवालात की मश्क करेंगे। तो हम शुरू करते हैं पहला हिस्सा, जिसका उन्वान है भोपाल गैस सानहा। आइए देखते हैं। ये एक उस गैस सानहे के अंदर बची हुई लड़की की कहानी है, सच्ची कहानी है बच्चों। ये ध्यान से आपको सुननी है, समझनी है, और उनके दर्द को पहचानना है कि उस वक्त उनके दिल के क्या हालात थे, और उसके बाद पूरी ज़िंदगी के उनका मरने का मन करता था। ये सोचते थे वो लोग कि हम बच क्यों गए, अगर हम मर जाते उस रात को तो वो बेहतर रहता। इस तरह के हालात उनके हैं। तो आप देखिए, सलमा नाम की एक लड़की अपनी कहानी लिख रही है किताब के अंदर, और वहाँ से इस कहानी को अखज़ किया गया है। मैं बहुत छोटी थी जब भोपाल में गैस फैली थी। ये कह रही है सलमा कि मैं बहुत छोटी थी जब भोपाल के अंदर गैस फैली थी। कारखाना था और कारखाने से एक जहरीली गैस निकली थी और वो पूरे शहर में फैल गई थी। मेरी अम्मी बताती हैं कि वो मुझे अपने बाजुओं में जकड़कर जहांगीराबाद की तरफ दौड़ी थी। इसकी अम्मी इसकी अम्मी ने बताया कि बहुत छोटी थी जब गैस फैली थी। इसकी अम्मी इसको बाजुओं में जकड़कर और जहांगीराबाद की तरफ भागी थी भोपाल गैस से बचाने के लिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने अपना पहला कदम बीमारी ही की हालत में आगे बढ़ाया था, और अब भी मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई हूँ। जब गैस फैली थी तो ये उस शहर के अंदर थे, गैस से ये भी मुतासिर हुए, लेकिन खुशकिस्मती से ये अपनी वालिदा के साथ वहाँ से निकल गई, भाग गई अपनी वालिदा के साथ। लेकिन उस गैस के असर जो है, जो गैस का असर हुआ था इनके जिस्म के ऊपर, उससे ये मुतासिर रहे, और वहाँ से भागने के बाद भी जहांगीराबाद की फ़िज़ा अच्छी थी, वहाँ चले गए, लेकिन उसके बाद भी इनके जिस्म के अंदर कई तरह की परेशानियाँ पैदा हो गई। तो ये लड़की कह रही है कि मैंने अपना पहला कदम बीमारी की हालत में ही बढ़ाया था, बीमारी की हालत में ही अपना पहला कदम बढ़ाया था, और आज भी वो सही ढंग से नहीं रह पा रही है। बीच में कुछ रोज़ मुझे थोड़े आराम का एहसास हुआ, लेकिन अब फिर वही पुरानी हालत लौट आई है। थोड़े वक्त के लिए लड़की कह रही है कि उसको आराम मिला था, लेकिन फिर से वो पुरानी ख़राब हालत के अंदर ये लौट आई है। मेरा गला और आंखें सूज जाती हैं, मेरे चेहरे पर सूजन रहती है, गले के अंदर ही अंदर खून रिश्ता रहता है, मेरी सांस बुरी तरह फूलने लगती है और मैं बेहाल हो जाती हूँ।
ये लड़की अपनी हालत बता रही है कि इतने साल हो गए उस गैस हादसे को, उस सान्हे को, लेकिन अभी भी थोड़े वक्त के लिए मैं सही हो जाती हूँ, लेकिन बाद में फिर मेरी वही हालत हो जाती है। मेरी आंखें सूज जाती हैं, चेहरा सूज जाता है, गला जकड़ने लगता है, गले के अंदर ही अंदर खून रिसने लगता है और जिस्म के ऊपर छाले से हो जाते हैं, जलन सी महसूस होती है आंखों के अंदर। इस तरह की परेशानी बता रही है। अंदर जहां सांस गई थी उसके जिस्म के अंदर, उन आज़ा के अंदर, वो आज़ा उससे बहुत ज़्यादा हसास हुए हैं। वहाँ तरह तरह की परेशानियाँ इसको, लड़की को महसूस होती हैं उन चीज़ों के अंदर। मेरे पूरे बदन पर लाल चकत्ते पड़ गए हैं। शुरू में चकत्ते 1-1 रुपये के सिक्के जैसे थे, अब ये ज़रा छोटे हो गए हैं। उस गैस के असर से इसके जिस्म के अंदर बड़े बड़े चकत्ते पड़ गए। 1 रुपये के बराबर चकत्ते बता रही है ये, कितने बड़े बड़े चकत्ते मेरे पड़ गए थे, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे वो कम होते गए, लेकिन अभी भी उनके निशानात, इम्कानात मौजूद हैं। मेरा दायां पाँव अब भी ठीक नहीं है, मुझे चलने में दिक्कत होती है और देखो मेरे पैर में छाले पड़े हुए हैं। लड़की कह रही है कि 1 रुपये के सिक्के जितने मेरे बदन के ऊपर लाल चकत्ते पड़ गए थे, लाल लाल निशान पड़ गए थे, धीरे धीरे वक्त के साथ वो कम हुए, लेकिन पूरी तरह गए नहीं। पैर मेरा उससे हसास हुआ था, पैर भी मेरा सही ढंग से ठीक नहीं हुआ है, सही ढंग से मैं चल नहीं पाती हूँ उस पैर से, वहाँ परेशानी है आज भी। और दूसरे पैर के अंदर या दूसरी जगहों के ऊपर अभी भी उसके छाले पड़े हुए हैं। हम पर क्या कुछ गुजरी है, हमारी ज़िंदगी गैस की वजह से हमेशा की नहीं बदल गई है। लड़की दर्द भरे अंदाज में कह रही है कि हम ही जानते हैं कि हमारे ऊपर क्या गुजरी है उस गैस की वजह से, कि इन घर वालों को खो दिया और उसके बाद इनके जिस्म के आज़ा भी ख़राब हो गए। जो ज़िंदगी जी रही हैं वो भी बहुत अच्छी ज़िंदगी नहीं जी रही हैं, बहुत परेशानी के अंदर मुब्तला हैं। और उस गैस हादसे ने, ये लड़की कह रही है कि उस गैस हादसे ने हमारी ज़िंदगी को बदल दिया है। मेरे अब्बू हादसे में ख़त्म हो गए, तब हम बहुत छोटे थे। मेरी माँ की दिमागी हालत ख़राब हो गई। लड़की बहुत छोटी थी, इसकी माँ इसको बचा के लेके भागी थी वहाँ पर से। तो इनके जो वालिद थे वो उस गैस हादसे के अंदर ही ख़त्म हो गए थे, उनको उठने का मौका नहीं मिला और वो गैस की वजह से सोते सोते ही इंतकाल फरमा गए। वो दरवाजे पर बैठी अब्बू का इंतज़ार करती रहती हैं। अब उनके अब्बू का इंतकाल हो गया, काहे से? इस गैस हादसे की वजह से सलमा के अब्बू का इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद उस हादसे से उनकी माँ के जहन के ऊपर बहुत बुरा असर हुआ और वो भी पागलों जैसी हो गई। दिन भर बैठे हुए अब्बू का इंतजार करती रहती, कोई भी ज़रा सी आहट होती, कोई आता जाता तो सलमा से कहती देख तुम्हारे अब्बू आए हैं। और सलमा कहती कि नहीं, अब्बू का तो इंतकाल हो गया, अब क्यों इंतज़ार कर रही हो तुम अब्बू का। उनको समझाने की कोशिश करती, लेकिन उसकी माँ उन्हीं पर नाराज़ होती, बोले तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे अब्बू मरे नहीं हो, जिंदा हैं, वो फिर लौट कर आएंगे। इस तरह के हालात सलमा के घर के अंदर हो गए थे। देखिए अब हमसे कहती थी कि अब्बू आने वाले हैं, उनके लिए चाय बना लो। वो उनके पैरों की आहट महसूस करती और चिल्लाकर कहती वो घर आ गए हैं। हम उनसे कहते कि अब्बू मर चुके हैं, पर वो हमसे कहती थी कि ऐसी बातें नहीं करते। अगर हम दोबारा यही बात कहते तो वो नाराज़ होती थी। क्यों नाराज़ होती थी सलमा की अब्बी उसके ऊपर? कि सलमा के अब्बू गैस हादसे के अंदर, जो भोपाल में गैस हादसा हुआ था उसके अंदर मर गए थे। उनकी मौत से और उस तरह के माहौल के जो भागादौड़ी हुई गैस की वजह से, अफरा तफरी हुई, उसकी वजह से सलमा की अम्मी का जहनी हालत ख़राब हो गई। उनका दिमागी जो तवाज़ुन है वो ख़राब हो गया। अब उनको ऐसा लगता कि उनके जो शौहर हैं, सलमा के अब्बू जो हैं, वो ज़िंदा हैं और वो उनके बैठी रहती, उनका इंतज़ार करती रहती। कोई भी आता तो चिल्ला के कहती कि सलमा तुम्हारे अब्बू आ गए, चाय बना लो उनके लिए। सलमा कहती कि नहीं हमारे अब्बू नहीं है, तो उनको समझाती कि नहीं ऐसा नहीं कहते, तुम्हारे अब्बू ही आने वाले हैं। बार बार जब बच्चे कहते तो सलमा, उनकी अम्मी, उनके ऊपर नाराज़ होती बच्चों के ऊपर कि तुम क्यों कहते हो बार बार कि तुम्हारे अब्बू मर गए, तुम्हारे अब्बू जिंदा हैं। हमें मारती थी, हम उनको इत्मीनान दिलाते कि वो इतना परेशान ना हो। और जब बच्चे बार बार कहते कि नहीं हमारे अब्बू जिंदा हैं, तो वो उनको मारती थी, लेकिन बच्चे फिर भी उनको इत्मीनान दिलाते रहते थे, उनको ये यकीन दिलाने की कोशिश करते थे कि अब्बू का इंतकाल हो गया है, अब हम ही हैं, जो हमें करना है हमें ही करना है, किसी के भरोसे नहीं रहना है। डॉक्टर हमसे कहते थे कि इन्हें खुश रखा करो, लेकिन उनकी हालत देखकर रोए बगैर रहना मुश्किल था।
जब उनको दिमागी हालत ख़राब थी, दिमागी तवाज़ुन उनका बिगड़ गया था इस हादसे की वजह से, तो डॉक्टर के पास उनको ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि इनका यही इलाज है कि इनको खुश रखा करो, इनके ऐसे काम करो इनके सामने जिससे इनको खुशी मिले, दुख दर्द से दूर रखो इनको। लेकिन सलमा की अम्मी की हालत ऐसी थी कि उनको देखते ही सलमा को और उसके भाई बहनों को रोना आता था। जो साथी और थे वो उनकी अम्मी की हालत देखते ही रोते थे, लेकिन डॉक्टरों ने मना कर रखा था, फिर भी इनका रोना रुक नहीं रहा था, ठीक नहीं हो रहा था। ये सब कई महीनों तक चलता रहा। रफ्ता रफ्ता किसी तरह अम्मी ने खुद को संभाला। शायद इस एहसास ने उन्हें ठीक होने में मदद दी कि उन्हें ही कुछ तदबीर करनी होगी ताकि हम सब जिंदा रह सकें। धीरे धीरे सब रोते रहते, परेशान रहते। डॉक्टर ने कहा था खुश रहना, लेकिन खुश नहीं रह पाते थे परेशानी की वजह से। घर के हालात भी इतने अच्छे नहीं थे क्योंकि वालिद का इंतकाल हो चुका था। तो अब धीरे धीरे सलमा की अम्मी अपने आप ही ठीक होने लगी। तो सलमा कह रही है कि शायद अम्मी को यह एहसास होगा कि अब घर में कौन है उनके अलावा जो बच्चों के देखभाल करेगा, बच्चों का पालन करेगा। तो वो धीरे धीरे खुद ब खुद ठीक होने लगी क्योंकि उनको बच्चों की फिक्र थी कि बच्चों को उन्हें ही पालना है। ये तस्वीरात देखिए बच्चों, कुछ तस्वीरात वहीं की हैं। ये भोपाल गैस हादसे की बहुत ख़राब हालात थे उस वक्त। हज़ारों लोग रातों रात सोते सोते मारे गए थे, उनको उठने का भी मौका नहीं मिला था बेचारों को। और जो उठ गए थे और वहाँ से भागे शहर से दूर, तो जाते जाते भी गैस ने उनको मुतासिर कर दिया था और उसके बाद कई तरह की बीमारियाँ, कई तरह की परेशानियाँ उनके पर आई। उन्हीं लोगों में से एक की कहानी हम पढ़ रहे हैं, सलमा नाम की लड़की की, जो अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या हुआ वो तफसील से आपको बता रही है, समझाने की कोशिश कर रही है। मेरे अब्बू की एक दुकान थी, किसी ने समझा बुझाकर वो दुकान 500 रुपये में बिकवा दी। उस शहर में उनके अब्बू की एक दुकान थी। अब लोगों ने समझा बुझा के, भाई अब्बू तो रहे ही नहीं अब, तो तुम उस दुकान का क्या करोगी? तो तुम उस दुकान को बेच दो। दुकान बेच दोगी तो तुम्हारा कुछ घर का खर्चा चल जाएगा, वरना तुम्हारे पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है। तुम इस हालात में कैसे जियोगी, कैसे जिंदा रहोगी? जब तक वो पैसा रहा हमें खाने को मिला। फिर मेरी अम्मी की जगहों पर, कई जगहों पर गई और हर जान पहचान वाले के पास उधार मांगे। शुरू में उन्होंने वो दुकान बेच दी 500 रुपए के अंदर, और जब तक वो 500 रुपए उनके पास थे बच्चों को खाना मिलता रहा। जब वो 500 रुपए खर्च हो गए तो फिर उनका खाना वगैरह बंद हो गया, फिर बच्चे भूखे रहने लगे और अम्मी भूखी रहने लगी। तो फिर अम्मी कई जगह अपने रिश्तेदारों के, जान पहचान वालों के गई और उनसे उधार पैसे लेकर आई और उससे अपने घर का खर्च चलाया। उन्हें दूसरों का काम भी करना पड़ता। उसके अलावा मेरे इलाज पर कुछ ना कुछ खर्च होता रहता था, क्योंकि गैस हादसे के अंदर सलमा बीमार थी बहुत ज़्यादा। इसने अभी बताया कि अपने इसकी आंखों में सूजन रहती थी, चेहरे पे सूजन रहती थी, गले में अंदर खून रिसता था, जिस्म के ऊपर, खाल के ऊपर चकत्ते बने हुए थे लाल, पैरों में छाले पड़े हुए थे, पेट से चला नहीं जाता था। तो इसका भी इलाज चल रहा था, इसकी भी दवा के लिए खर्च होता था, खर्चा करना पड़ता था। तो फिर अम्मी ने कई दूसरे घरों में काम भी किया और जैसे तैसे करके इसके इलाज के लिए पैसा लेकर आती थी, घर में खाने के लिए पैसा लेकर आती थी। मैं हमेशा से बीमार रही हूँ। मेरी एक जुड़वा बहन है जो बिल्कुल ठीक है। मेरी अम्मी चिल्लाती थी कि वो मेरी मुसलसल बीमारी और इलाज से तंग आ चुकी है। ये लड़की कह रही है, सलमा कह रही है कि मैं शुरू से ही बीमार रही हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ बीमारी, कुछ ना कुछ परेशानी मेरे साथ रहती है। गैस ने मुझे और ज़्यादा मुतासिर किया और मेरी एक जुड़वा बहन भी है, वो ठीक रहती है। मेरी अम्मी मेरे ऊपर चिल्लाती हैं कि तेरी बीमारी की वजह से मैं तंग आ चुकी हूँ, कि तेरे रोज़ रोज़ के दवा के खर्चे, दुकान से जाकर सामान लेना, डॉक्टर को दिखाना, ये जो खर्चे हैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होते, मैं तंग आ चुकी हूँ। परेशान होकर वो बेचारी कहती थी, कोई माँ बाप बच्चों के खर्चे से परेशान नहीं होता, बच्चों के वजह से, बच्चों की बीमारी की वजह से परेशान नहीं होता, लेकिन बच्चों जब कुछ नहीं है और नाउम्मीदी घेर लेती है तो बड़े से बड़ा इंसान ही परेशान हो सकता है। इसलिए हमें नाउम्मीद नहीं रहना चाहिए, हमेशा उम्मीद का दामन पकड़े रखना चाहिए। तो उस वक्त ऐसी हाल हुई कि ये लड़की बेचारी बीमार रहती थी, तो इसकी माँ भी इससे परेशान आ गई कि मैं तेरी बीमारी की वजह से परेशान हो गई हूँ, जो तेरे रोज़ रोज़ पैसे लगते हैं। क्योंकि इनको बेचारों को खाने के लिए भी पैसा नहीं मिलता था। खाने के लिए भी जो इन्होंने दुकान बेची, इनकी माँ ने लोगों के घरों में जाके काम किया और रिश्तेदारों से उधार सुधार करके पैसे लेकर आती थी और उन पैसों से इनका गुजार बसर होता था। एक मर्तबा की बात है, जब मैं बहुत बीमार थी, किसी ने अम्मी को प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाने की सलाह दी। वो डॉक्टर बहुत अच्छा माना जाता था। ये लड़की एक बार किस्सा सुना रही है
कि एक बार ये बहुत ज़्यादा बीमार हुई तो किसी ने सलाह दी कि भाई अब इसका अच्छी जगह इलाज कराना चाहिए, तो तुम इसे किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाओ। डॉक्टर बहुत अच्छा था लेकिन बहुत महंगा था, बहुत ज़्यादा खर्च आता था उसके इलाज के अंदर। तो अम्मी लेके गई, मुझे नर्सिंग होम ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि मैं मरने वाली हूँ। जब डॉक्टर को बताया गया तो डॉक्टर ने हालत देखी, उसकी सलमा की हालत देखी, बहुत ख़राब हालत थी। तो डॉक्टर ने अम्मी को समझाया कि भाई ये तो मरने वाली है, इसके इलाज के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा, तो तुम कैसे खर्च उठाओगी इसका। तो अम्मी नहीं मानी, बोले कि इसको, डॉक्टर ने कहा कि मरने वाली इसको घर ले जाओ, यहाँ तो बहुत खर्चा आएगा, तुम इलाज नहीं कर पाओगी। अम्मी डॉक्टर की बात नहीं मानी और बोली कि नहीं, मैं तो खर्चा जैसे तैसे होगा पूरा कर लूँगी, तुम इसकी जान बचाओ। इलाज के लिए सिर्फ नर्सिंग होम के बिस्तर का खर्च ही 250 रुपये रोज़ाना का है। सिर्फ नर्सिंग होम के बिस्तर का खर्च 250 रुपये, और फिर दवाएं, डॉक्टर के जो फीस वगैरह होती है वो खर्चे कितने सारे हो जाते हैं। और उनकी आमद का ये देख लीजिए आप कि 500 रुपये में तो इन लोगों ने दुकान बेच दी थी अपनी। अब 500 रुपये पूरी दुकान के इनको मिले हैं, तो 250 रुपये रोज़ का खर्च कैसे उठा पाएंगी, और वो पैसे भी इन्होंने खर्च कर दिए। लेकिन अम्मी ने बच्चे के लिए, अपनी बच्ची के लिए, सलमा के लिए जी जान से कोशिश की और कहीं ना कहीं से पैसे लाती रहीं और उसकी जान बचा ली। इलाज का खर्च अलग है, 250 रुपये तो बिस्तर का खर्च है नर्सिंग होम के, और इलाज का खर्च अलग है। तो डॉक्टरों ने कह दिया था कि भाई इसको यहाँ तुम इलाज नहीं करा पाओगी, ये बहुत महंगी जगह है, आप इसे ले जाओ, ये तो मरने वाली है। मेरी अम्मी ने बताया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तब उसने कहा कि वो मुझे घर ले जाएं, पर वो ना मानी। मैं वहीं पड़ी रही जब तक के दोपहर को वो वापस ना आती। डॉक्टर ने कह दिया कि भाई ले जाओ, हमारे पास फ्री में इलाज नहीं करते हम। अम्मी ने कहा था कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो डॉक्टरों ने कहा ले जाओ, लेकिन अम्मी नहीं मानी और उसको वहीं छोड़कर और वो कहीं चली गई पैसों का इंतजाम करने। और वो दोपहर तक पैसों का इंतजाम करने के लिए आई, तब तक वो वहीं लेटी रही थी सलमा, अस्पताल में ही। मुझे नहीं मालूम कि वो पैसा कहाँ से लाती, पर वो मेरे इलाज के लिए कहीं ना कहीं से पैसे ले ही आती थी। सलमा अस्पताल में भर्ती हो गई, इसका इलाज शुरू हो गया। पैसों का इंतजाम उसकी अम्मी करती थी। सलमा कहती है कि मुझे नहीं पता मेरी अम्मी कहाँ से पैसा लाती थी, लेकिन जब भी पैसे की जरूरत पड़ती ये अस्पताल के अंदर वो पैसा भर देती थी। अब मैं आयुर्वेद की दवाएं इस्तेमाल कर रही हूं और उससे मुझे काफ़ी आराम है। आयुर्वेद हमारे हिंदुस्तान का पुराना इलाज का तरीका है बच्चों, जिसके अंदर जड़ी बूटियों से और कुदरती मुहैया सामान से इलाज किया जाता है और वो बहुत मुफीद होती है। तो ये लड़की कह रही है कि मुझे भी आयुर्वेद के ज़रिए इलाज के लिए इलाज कराया गया मेरा, और वो इलाज इसके लिए फ़ायदेमंद है, मुफीद हुआ। मेरे पाँव के छाले सूख रहे हैं, पसलियों का दर्द चला गया है, चेहरे की सूजन कम हो गई है, और सर दर्द, बदन दर्द और गले से खून का रिसना बंद हो गया है। जो उसकी परेशानियां थी, गले में दर्द, सर दर्द, सूजन, गले में खून का रिसना, छाले पैरों से चला नहीं जाना, वो धीरे धीरे वो चीज़ें सारी की सारी कम होने लगी हैं। अब मुझे पहली मर्तबा ऐसा महसूस होता है कि मैं ठीक हो सकती हूँ। पहली बार इस लड़की को जब आयुर्वेद का इलाज लिया इसने, तो लगा कि अब मैं ठीक हो सकती हूँ। और उससे पहले उसकी ये हालत थी, उसका मरने का मन करता था कि मैं कभी ठीक नहीं रहूँगी, मेरी अम्मी भी परेशान है, मुझे हर कोई जो है ना इस तरह से कहता है, तो वो परेशान रहती थी दिमागी तौर पर, जहनी तौर पर वो सही तवाज़ुन नहीं रहता था उसके दिमाग का। मैं जानती हूँ कि अभी हमें बहुत दूर जाना है, यानी कि बहुत दूर जाना मतलब ये इलाज लंबा चलेगा, ये एक दिन में सही नहीं होंगे, 2 दिन में सही नहीं होंगे। इसको पता है कि बहुत लंबी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सुकून मिलने लगा है, इलाज होने लगा है और फ़ायदा भी दिख रहा है, लेकिन वो एकदम से फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसने शुरू में बताया था कि थोड़े दिन आराम रहता है, फिर कुछ ना कुछ परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो ये बोले ये इलाज लंबा चलेगा मेरा और कई दिनों के बाद मैं ठीक होंगी। मैं खुश रहती हूँ, मैं अब जीना चाहती हूँ। लड़की कह रही है कि अब जब मैं ठीक होने लगी हूँ और काफ़ी वक्त लगेगा लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगी, तो इस लड़की ने जीने की उम्मीद पाली है और ये कहती है कि अब मैं खुश रहती हूँ, मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि खुश रहने से भी हमारा जिस्म ठीक होने लगता है, सही हालात में हमें ढाल लेता है। तो लड़की खुश रहना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, नई उमंगें, नई तमन्नाएं इसके दिल के अंदर उठ रही हैं और ये कहती है कि मैं अब जीना चाहती हूँ।
यानी अब ये ज़िंदगी जीना चाहती है। उससे पहले इसके हालात नहीं थे, ये जी रही थी लेकिन मरने के बराबर जी रही थी। लेकिन अब जब इसको इलाज मिल रहा है, ये ठीक हो रही है, तो इसकी दिल की तमन्नाएं जागी और इसने आवाज़ लगाई कि मैं अब जीना चाहती हूँ। ये था बच्चों सबक हमारा, वो सुबह कभी तो आएगी। वो सुबह वही सुबह है जो बच्ची बात कर रही है कि मैं जीना चाहती हूँ। बहुत दूर तक का सफ़र है, वो दूर तक के सफ़र के अंदर ही वो सुबह आएगी जब ये लड़की बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और एक उस रात का हादसा था कि वो रात हादसे के अंदर इतनी लंबी हो गई थी, इतने लोग उसमें मारे जा रहे थे, सुबह निकलना आना मुश्किल हो रहा था। तो उस वक्त भी वो बात की गई थी कि वो सुबह कभी तो आएगी। सबक का ये हिस्सा बच्चों कंप्लीट हो गया हमारा। यहाँ पर हम इसको ख़त्म करेंगे और अगला हिस्सा जो हमारा आएगा वो उसके अंदर हम हमारे मश्की सवालात को हल करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।